नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प निवेश रणनीति पर बात करने वाले हैं। ये जोएल ग्रीनब्लैट की किताब है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट, उसके हिंदी सारांश पर आधारित है। सुना है इसमें एक बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला है जिससे कहते हैं कि शेयर बाजार में बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो आज देखते हैं इस फॉर्मूले के मुख्य बिंदु क्या हैं, समझते हैं इसको। शुरुआत होती है इस विचार से कि बाजार, आप जानते हैं, हमेशा लॉजिकल तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए इन्फोसिस जैसी बढ़िया कंपनी है, खूब कमा रही है, लेकिन कोई जरा सी बुरी खबर आई और शेयर 20% नीचे। स्रोत कहता है कि बस यहीं समझदार निवेशक के लिए मौका बनता है। अच्छा, तो मतलब बाजार की इन्हीं गड़बड़ियों में, इर्रेशनैलिटी में मौके छिपे हैं। दिलचस्प है। देखते हैं ग्रीनब्लैट इन मौकों को पकड़ने का क्या तरीका बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही ग्रीनब्लैट का पहला, आप कह सकते हैं, सिद्धांत काम आता है। किसी कंपनी की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पहचानना। अब ये कीमत होती क्या है? असल में ये है कि कंपनी भविष्य में जो भी मुनाफा कमाएगी, उसकी आज की वैल्यू क्या है। हाँ। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो हर साल 100 रुपए कमाती है और आप उम्मीद करते हैं कि आपको अपने निवेश पर 10% सालाना रिटर्न मिले। तो सीधी सी बात है, उस कंपनी की कीमत आपके लिए 1000 रुपए होनी चाहिए, है ना? हाँ, 100 रुपए का 10% रिटर्न मतलब 1000 रुपए की वैल्यू। ठीक है। बिल्कुल। अब अगर बाजार उसी कंपनी का शेयर आपको 700 रुपए में दे रहा है, तो तो ये तो शानदार मौका हुआ, मतलब सस्ता मिल रहा है। एग्जैक्टली यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक पहलू, सस्ता खरीदना। ठीक है, तो कंपनी की असली कीमत समझना एक बात हुई, लेकिन ये सस्ते मौके ग्रीनब्लैट ढूंढते कैसे हैं? मतलब कोई मेट्रिक है इसके लिए? हाँ, यहीं पर एक महत्वपूर्ण मैट्रिक आता है, अर्निंग्स यील्ड या ईवाई। ये बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपनी कीमत के मुकाबले कितना कमा रही है। सीधा सा फंडा है। इसको निकालने के लिए हम कंपनी की ईबीआईटी लेते हैं, यानी ब्याज और टैक्स देने से पहले की कमाई। अच्छा, ईबीआईटी। हाँ, ईबीआईटी। और उसे कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू से भाग दे देते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब कंपनी की पूरी कीमत, जिसमें कर्ज भी शामिल होता है। अब सोचिए, अगर किसी स्टॉक का ईवाई मान लीजिए 10% है और बैंक एफडी आपको सिर्फ 6% दे रहा है, तो कौन सा बेहतर विकल्प दिख रहा है? सही रहे 10% वाला स्टॉक। मतलब हमें ऊंचे ईवाई वाली कंपनियां ढूंढनी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ सस्ता होना काफी है? कई बार सस्ती चीजें, आप जानते हैं, अच्छी नहीं होती, क्वालिटी खराब होती है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। और यहीं पर ग्रीनब्लैट के फॉर्मूले का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। वो कहते हैं, सिर्फ सस्ता नहीं, हमें अच्छी कंपनी भी चाहिए, क्वालिटी भी देखनी है। लगाए हुए पैसे पर, अपनी पूंजी पर बढ़िया रिटर्न कमा रही हो। इसे मापने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी आरओसी। आरओसी। रिटर्न ऑन कैपिटल। हाँ। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, उस पर वो कितना कमा रही है। इसको निकालने के लिए हम फिर से ईबीआईटी लेते हैं। ओके। और उसे कंपनी की कुल लगाई गई पूंजी से भाग देते हैं। ये पूंजी होती है नेट वर्किंग कैपिटल और नेट फिक्स्ड एसेट्स का जोड़। मान लीजिए एक कंपनी ने बिजनेस में 800 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है और उसका ईबीआईटी है 200 करोड़। तो उसका आरओसी कितना हुआ? 200 बटा 800, यानी 25%। 25%। हाँ, ये तो काफी अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपनी अपने संसाधनों का, अपनी पूंजी का कितने अच्छे से इस्तेमाल करके मुनाफा बना रही है। बहुत कुशल है। अच्छा, तो ये हैं वो दो चीजें, एक तो अर्निंग्स यील्ड जो बताए कि कंपनी सस्ती है या नहीं, और दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल जो बताए कि कंपनी अच्छी, मतलब कुशल है या नहीं। अब ग्रीनब्लैट इन दोनों को मिलाते कैसे हैं? क्या है ये मैजिक फॉर्मूला? हाँ, यहीं पर उनका वो फेमस मैजिक फॉर्मूला आता है। और ये काफी सरल है। जैसा आपने कहा, वो क्या करते हैं, पहले सभी लिस्टेड कंपनियों को आरओसी के हिसाब से रैंक करते हैं। जिसका आरओसी सबसे अच्छा, वो नंबर 1, फिर नंबर 2, ऐसे ही। ठीक है, आरओसी की रैंकिंग हो गई। फिर वो उन्हीं सब कंपनियों को ईवाई के हिसाब से रैंक करते हैं। जिसका ईवाई सबसे ज्यादा, वो नंबर 1, फिर नंबर 2 और आगे। अच्छा, तो दो रैंकिंग लिस्ट बन गई, एक आरओसी की, एक ईवाई की। फिर बस दोनों रैंक को जोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का आरओसी रैंक 10 है और ईवाई रैंक 15 है, तो उसका टोटल स्कोर हुआ 25। जिन कंपनियों का ये टोटल रैंक स्कोर सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब जिनका आरओसी रैंक भी अच्छा, कम नंबर, और ईवाई रैंक भी अच्छा, कम नंबर। बिल्कुल। कम स्कोर मतलब हाई आरओसी
और हाई ईवाई, वही कंपनियां उनके चुनाव होते हैं। स्रोत में शायद कोफोर्ज और एपीएल अपोलो जैसी कंपनियों का जिक्र था जो इस क्राइटेरिया पर खरी उतरी होंगी उस समय। सुनने में तो वाकई ये काफी सीधा और लॉजिकल लग रहा है। इसे असल में कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करें? क्या कोई आसान तरीका है, कोई टूल? हाँ, स्रोत में screener.in जैसी वेबसाइट्स का जिक्र है जो भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं। वहाँ पर कुछ बेसिक फिल्टर लगाने की सलाह दी गई है। जैसे आप ऐसी कंपनियां देखें जो बहुत छोटी ना हो, मान लीजिए मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, साइज का फिल्टर। फिर क्वालिटी के लिए आरओसी 15% से ज़्यादा हो और सस्तेपन के लिए पीई रेशियो जो ईवाई से मिलता जुलता है वो 20 से कम हो। ध्यान रहे, ये सिर्फ उदाहरण है, मेन सिद्धांत समझना है, अच्छा और सस्ता। समझ गई। और फिर इन फिल्टर से जो कंपनियों की लिस्ट मिलेगी उसका क्या करना है? फॉर्मूले के अनुसार उस लिस्ट में से टॉप 20-30 कंपनियों को चुनना है और उनमें बराबर बराबर पैसा लगा देना है। बराबर मतलब हर स्टॉक में सेम अमाउंट। हाँ, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और फिर सबसे ज़रूरी बात, हर साल इस लिस्ट को दोबारा देखना है। जो कंपनियां अब क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती उन्हें बेच देना है और नई कंपनियों को शामिल करना है। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। लेकिन क्या ये हर साल काम करेगा? मेरा मतलब है बाजार तो बहुत ऊपर नीचे होता है। ऐसा तो नहीं कि किसी साल ये फॉर्मूला बिल्कुल ना चले? बिल्कुल हो सकता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ग्रीनब्लैट कहते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लगाया और हर साल पैसा बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, शायद 3 साल भी ये फॉर्मूला बाजार से कम रिटर्न दे, अंडर परफॉर्म करे। ओह, तो फिर लोग इसे फॉलो क्यों करेंगे? यहीं पर बात आती है अनुशासन और धैर्य की, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि जब 2-3 साल रिटर्न नहीं आता तो वो घबराकर इस रणनीति को छोड़ देते हैं। जबकि सफलता की कुंजी है लंबे समय तक टिके रहना, लॉन्ग टर्म, जैसे 10 साल या उससे ज्यादा। तब इसके अच्छे नतीजे दिखने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। श्रुत में एक अंदाजा भी दिया था कि अगर 25% CAGR मिले, CAGR मतलब सालाना औसत बढ़ोतरी। हाँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 25% CAGR से 1 लाख रुपए 10 साल में 9.3 लाख के आसपास बन सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, गारंटी नहीं। तो मतलब असली चुनौती ये फॉर्मूला समझना या लगाना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी इस पर टिके रहना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका सार है, अनुशासन। ग्रीनब्लैट ने एक बड़ी मजेदार बात बताई थी अपनी किताब में। उन्होंने ये तरीका अपने बच्चों को सिखाया, टीनेजर्स को, और उन बच्चों ने बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए सिर्फ आरओसी और ईवाई देखकर जो पोर्टफोलियो बनाया, उसने कई बड़े-बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को भी पीछे छोड़ दिया। सच में? बच्चे कैसे? क्योंकि बच्चे भावनाओं में नहीं बहे, उन्हें डर नहीं लगा जब मार्केट गिरा, वो बस फॉर्मूले पर टिके रहे। जबकि प्रोफेशनल लोग शायद डर गए या उन्हें लगा कि वो मार्केट को टाइम कर सकते हैं और उन्होंने रणनीति बदल दी। कमाल है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में ये फॉर्मूला 2 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अच्छी कंपनियां ढूंढो जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंचा हो। हाँ, और दूसरा, उन्हें तब खरीदो जब वो सस्ते में मिल रही हो, यानी उनका अर्निंग्स यील्ड ऊंचा हो। एकदम सही। हाई आरओसी और हाई ईवाई, और इन सब से ऊपर, जैसा हमने कहा, अनुशासन और लंबे समय तक टिके रहने का नजरिया। ये शायद सुनने में आसान लगे पर करने में सबसे मुश्किल हिस्सा यही है। पर इसके बिना लंबी अवधि में संपत्ति बनाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स भी इसे छोड़कर और ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स रणनीतियों के पीछे भागते रहते हैं। क्या बाजार में सफलता वाकई जटिलता से ज्यादा अनुशासन पर निर्भर करती है? ये सोचने वाली